12 नवंबर सन 1980 एक स्पेसक्राफ्ट जो पिछले 3 सालों से अंतरिक्ष के उस अंधेरे में सफर कर रहा था जहां इंसानों की कल्पना भी मुश्किल से पहुंचती है, वो सैटर्न की सबसे करीब से गुजर रहा था। ये था वॉयेजर 1। नासा के मिशन कंट्रोलर्स उस रात खुशी में झूम रहे थे। जुपिटर और सैटर्न हमारे सौरमंडल के दो सबसे विशालकाय ग्रह। इस एक मिशन ने दोनों को हमारे सामने खोल कर रख दिया था। लेकिन उसी रात उसी कंट्रोल रूम में एक ऐसा फैसला हो रहा था जिसे आज भी स्पेस साइंस की दुनिया सबसे बड़े व्हाट इफ मोमेंट्स में गिनती है। वॉयेजर 1 के पास एक और मौका था, एक ऐसा रास्ता जो उसे हमारे सौरमंडल के उस रहस्यमय कोने तक ले जा सकता था जहां आज तक कोई नहीं गया था। वो था प्लूटो। और नासा ने वो रास्ता नहीं चुना। तो सवाल ये है, क्यों? क्या वो डर गए थे? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर कोई ऐसा सीक्रेट था जो उन्होंने हमसे छिपाया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो पूरी कहानी, वो अनकही दास्तान कि आखिर क्यों वॉयेजर ने प्लूटो को कभी विजिट नहीं किया और क्या होता अगर वो गया होता। वॉयेजर का वो ऐतिहासिक सफर। बात करते हैं 1977 की। उस साल नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन ये कोई साधारण मिशन नहीं थे। हर 175 सालों में एक बार हमारे सौरमंडल के चारों गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी पोजीशन में आते हैं जहां एक ही स्पेसक्राफ्ट उन सबको एक के बाद एक विजिट कर सकता है। ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी एक ग्रह की ग्रेविटी से स्पीड लेकर अगले की तरफ छलांग लगाते हुए। यह अलाइनमेंट 1977 में थी और अगर ये मौका चूक जाता तो अगला मौका 2150 में आता। जरा सोच कर देखिए, 2150 में तब तक शायद आज के सारे वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियां गुजर चुकी होती। नासा ने यह मौका नहीं गवाया और वॉयेजर्स ने इतिहास रच दिया। वॉयेजर 1 ने 1979 में जुपिटर को विजिट किया। जुपिटर के चंद्रमा आयो पर एक्टिव वॉल्केनोज खोजे जो किसी ने भी नहीं सोचे थे। फिर 1980 में सैटर्न पहुंचा। सैटर्न के रिंग्स की वो तस्वीरें जो वॉयेजर ने भेजी वो आज भी हमारी किताबों में हैं। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं था। उसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून चारों को विजिट किया। ये एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर किया है। आज तक कोई और स्पेसक्राफ्ट वहां तक नहीं गया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने मिलकर हमारे सौरमंडल को उस तरह खोल दिया जैसे किसी ने किताब के बंद पन्नों को पलट दिया हो। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा चैप्टर था जो कभी लिखा ही नहीं गया, प्लूटो का चैप्टर। वो फैसले की रात, 12 नवंबर 1980। सैटर्न फ्लाईबाय के ठीक बाद वॉयेजर टीम के सामने एक सवाल था जो उन्हें रात को सोने नहीं दे रहा था। सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन वो अपनी तरफ बुला रहा था और दूसरी तरफ था प्लूटो, हमारे सोलर सिस्टम का वो आखिरी अनजाना कोना। वॉयेजर 1 के पास दोनों तक जाने की ट्रेजेक्टरी नहीं थी, एक चुनना था और ये चुनाव इतना आसान नहीं था जितना लगता है। टाइटन पर वैज्ञानिकों को मीथेन की नदियां मिली थी, बादल मिले थे, बारिश होती थी, मीथेन की बारिश। एक घना वातावरण था जो हमारी पृथ्वी की याद दिलाता था। कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते थे कि टाइटन पर लाइफ मिल सकती है। जरा सोच कर देखिए, लाइफ किसी दूसरे ग्रह पर या उसके चांद पर। ये कोई छोटा सपना नहीं था। और दूसरी तरफ था प्लूटो, जिसके बारे में उस समय हम कुछ भी नहीं जानते थे। सिर्फ एक बात पता थी, वो वहां पर है, बस। नासा ने टाइटन को चुना और वॉयेजर 1 प्लूटो की तरफ मुड़ने की बजाय टाइटन की तरफ मुड़ा और उसके बाद वो हमारे सौरमंडल से भी बाहर निकल गया, सीधे इंटरस्टेलर स्पेस में। लेकिन क्या ये फैसला सही था? और क्या होता अगर वो प्लूटो गया होता? 1980 में प्लूटो के बारे में हम क्या जानते थे, ये एक बात समझना बेहद जरूरी है। 1980 में प्लूटो के बारे में हम क्या जानते थे? सच बताओ तो लगभग कुछ भी नहीं। प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। क्लाइड टॉमबर्ग ने एरिज़ोना की लोवेल ऑब्जर्वेटरी से इसे खोजा था। उन्होंने देखा कि यूरेनस और नेपच्यून की मूवमेंट में कुछ डिफ्लेक्शंस आ रही थी, जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उनकी ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर रहा हो। और इस डिस्टर्बेंस को फॉलो करते करते उन्हें प्लूटो मिला। लेकिन 1980 तक, यानी कि खोजे जाने के 50 साल बाद भी प्लूटो हमारे लिए आसमान में एक बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं था।
प्लूटो का एटमॉस्फेयर 1988 में डिस्कवर हुआ, यानी उस फैसले के 8 साल बाद। प्लूटो की सरफेस कैसी दिखती है? 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार धुंधली तस्वीर भेजी। प्लूटो के कितने मून हैं? चेरॉन की खोज 1978 में हुई थी, ठीक है, लेकिन बाकी 4 मून्स, निक्स और हाइडा 2005 में, कैरबेरॉस 2011 में और स्टाइक्स 2012 में, और काइपर बेल्ट जिसका प्लूटो एक हिस्सा है, उसकी खोज 1992 में हुई, यानी उस फैसले के 12 साल बाद। जरा सोच कर देखिए, 1980 में वॉयेजर टीम के सामने एक ऐसा ग्रह था जिसके बारे में उन्हें बस इतना पता था कि वो सिर्फ वहां पर मौजूद है और कुछ नहीं। न उसके साइज का कोई पक्का पता था, न उसका एटमॉस्फेयर था या था भी या नहीं, न ये पता था कि उसके आसमान में कितने मून्स हैं जिनकी ग्रेविटी कैलकुलेशन स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को बर्बाद कर सकती थी। ये एक अनजान जगह पर आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा होता। टाइटन वर्सेस प्लूटो, असली मुकाबला। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ जानकारी के अभाव का नहीं था, इसके पीछे एक और बड़ी साइंटिफिक रियलिटी थी। टाइटन के बारे में वॉयेजर 1 ने जो डेटा भेजा वो हैरान कर देने वाला था। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना था कि वॉयेजर के कैमरा उसके सरफेस तक देख नहीं पाए। पूरा टाइटन एक नारंगी रंग के धुंध के कंबल में लिपटा हुआ था, लेकिन उस धुंध में नाइट्रोजन थी, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। मीथेन थे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो मॉलिक्यूल्स जो जीवन की बुनियाद बनते हैं। और टाइटन की सरफेस पर तरल मीथेन की झीलें और नदियां थी, जो बाद में कैसिनी मिशन ने कंफर्म किया। ये एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी अर्ली अर्थ से मिलती जुलती थी, अरबों साल पहले की हमारी पृथ्वी, जब लाइफ अभी शुरू भी नहीं हो रही थी। नासा के लिए ये एक ऐसा मौका था जो शायद प्लूटो से भी बड़ा था। और साइंटिफिक रिस्क की बात करें तो टाइटन के पास जाना वॉयेजर के लिए सेफ था। हम उसके बारे में काफी कुछ जानते थे। प्लूटो के पास जाना एक गैम्बल था, एक ऐसा गैम्बल जहां अगर कुछ भी गलत होता तो किसी अननोन मून से कोलिजन, कोई अनएक्सपेक्टेड डेब्रीज फील्ड, तो अरबों रुपए का स्पेसक्राफ्ट खो जाता और हमें कोई डेटा नहीं मिलता। नासा ने सेफ रहने का फैसला लिया और टाइटन को चुना। क्या ये गलत था? नहीं। क्या ये सही था? शायद हाँ। लेकिन साइंस में क्या होता अगर वाले सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर वॉयेजर प्लूटो पर गया होता तो अब वो सवाल जो सबसे रोमांचक है, अगर 1980 में नासा ने टाइटन की जगह प्लूटो को चुना होता तो क्या होता? वॉयेजर 1 की स्पीड और ट्रेजेक्टरी के हिसाब से वो 1986 तक प्लूटो तक पहुंच जाता। 1986, जरा सोच कर देखिए। न्यू होराइजन ने 2015 में प्लूटो का फ्लाई बाय किया, यानी हम 30 साल पहले ही ये कारनामा कर सकते थे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, वॉयेजर क्या देख पाता? वॉयेजर 1 के पास 1980 के दशक के इंस्ट्रूमेंट थे। उसके अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में सिर्फ 2 पिक्सल्स थे, सिर्फ 2, जबकि न्यू होराइजन के एलाइस अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में 32,000 से भी ज्यादा पिक्सल थे, यानी कि वॉयेजर 1 के मुकाबले 16,000 गुना ज्यादा एफिशिएंट। न्यू होराइजन के पास एडवांस मैपिंग कैमरास थे, रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट थे जो प्लूटो के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे, डस्ट इम्पैक्ट डिटेक्टर्स थे। वॉयेजर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था और वॉयेजर प्लूटो को देख तो लेता, लेकिन वो प्लूटो को समझ नहीं पाता। ये ऐसे होता जैसे आप किसी पहाड़ पर जाएं, लेकिन आंखें आधी बंद हों, कैमरा पूरा हो और हाथों में सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक हो। आप वहां पहुंचे, ये बड़ी बात है, लेकिन उस पहाड़ का पूरा सच आपसे हमेशा छिपा रहेगा। और इससे भी बड़ी बात, 1986 में हमें कुइपर बेल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्लूटो के फ्लाईबाइज के बाद वॉयेजर आगे बढ़ जाता, उस अंधेरे में, बिना ये जाने कि उसके आसपास हजारों ऐसी दुनिया हैं जिन्हें हमने अभी डिस्कवर ही नहीं किया था। न्यू होराइजन ने प्लूटो के बाद एरोकॉथ को विजिट किया। कुइपर बेल्ट का एक प्रीमॉर्डियल ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बनने के वक्त से वैसा का वैसा पड़ा है। वॉयेजर ये सब मिस कर देता। न्यू होराइजन, 9 साल का इंतजार जो सार्थक हुआ। न्यू होराइजन वो मिशन जिसने सब बदल दिया। 2006 में नासा ने न्यू होराइजन को लॉन्च किया और 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को यह स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सबसे करीब था। उस दिन मिशन कंट्रोल में जो माहौल था वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। 9 साल, 5 अरब किलोमीटर और फिर सिर्फ कुछ घंटों का क्लोजेस्ट अप्रोच,
और उन घंटों में न्यू होराइजन ने जो डेटा इकट्ठा किया उसने प्लूटो की हमारी पूरी समझ ही बदल दी। प्लूटो पर एक विशाल हार्ट शेप्ड नाइट्रोजन ग्लेशियर मिला, टॉम्बर्ग रिजियो, इतना बड़ा कि उसका आकार टेक्सास जितना था। प्लूटो पर पहाड़ मिले, 3500 मीटर ऊंचे पहाड़, पानी की बर्फ से बने हुए, जो ये बताते थे कि प्लूटो का अंदरूनी हिस्सा आज भी एक्टिव है। प्लूटो पर क्रायो वोल्केनोज मिले, बर्फीले ज्वालामुखी जो नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं। ऐसे ज्वालामुखी पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और देखे नहीं गए। प्लूटो का आसमान नीला निकला, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, लेकिन उस नीलेपन की वजह ऑक्सीजन नहीं बल्कि थॉलिन पार्टिकल्स थे जो नाइट्रोजन और मीथेन के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। और प्लूटो पर लाल रंग की बर्फ जो किसी और प्लेनेट पर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये सब वॉयेजर देख ही नहीं पाता। 1986 में हमारे पास ये सब देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे। नासा का इंतजार सही था, सही टेक्नोलॉजी का इंतजार और सही वक्त का इंतजार। प्लूटो अभी भी जिंदा है। प्लूटो के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यही है, ये ग्रह आज भी जिंदा है। हाँ, 5 अरब किलोमीटर दूर -230 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सोलर सिस्टम के उस कोने में जहाँ सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुँचती है, वहाँ प्लूटो के अंदर आज भी कुछ न कुछ हो रहा है। न्यू होराइजन के डेटा से पता चला कि प्लूटो के क्रायो वोल्केनोज रीसेंट हैं, यानी वो हाल ही में एक्टिव थे और शायद आज भी हैं। इसके अलावा प्लूटो का एटमॉस्फेयर साल दर साल बदलता है। 1988 से अब तक इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। सोलर विंड्स उसके एटमॉस्फेयर को लगातार स्पेस में उड़ा रही हैं, लेकिन क्रायो वोल्केनोज उसे लगातार भर भी रहे हैं। सेटी इंस्टीट्यूट की वैज्ञानिक एंजेला ने अपनी रिसर्च में बताया कि प्लूटो पर हवाएं कम से कम 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं और कुछ क्लाइमेट मॉडल्स ये कहते हैं कि यह स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। जरा सोच कर देखिए, इतनी दूर इतनी ठंड में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। और प्लूटो का वो हर्ट टॉम्बर्ग रिजियो जो 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है, वो सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, वो एक लिविंग ब्रीदिंग नाइट्रोजन ग्लेशियर है जो लगातार कॉन्वेक्ट कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये प्लेनेट मरा नहीं है, सो भी नहीं रहा, ये जीता जाग रहा है अपनी अनोखी ठंडी और रहस्यमयी जिंदगी के साथ। वॉयेजर्स आज कहाँ है? आज वॉयेजर 1 करीब 2300 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, इंटरस्टेलर स्पेस में, हमारे सौर मंडल की सीमाओं से भी परे। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि हमारे बनाए किसी ऑब्जेक्ट ने सोलर सिस्टम को पार किया। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट जब इंटरस्टेलर स्पेस में घुसा तो उसने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो किसी ने भी सोचा नहीं था। इंटरस्टेलर प्लाज्मा की डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसी चीजें जो हमारी किताबों में नहीं थे। और आज भी लॉन्च के करीब 47 साल बाद वॉयेजर 1 हमसे बात कर रहा है। उसका सिग्नल इतना कमजोर है कि इसे डिटेक्ट करने के लिए नासा के सबसे बड़े एंटीनास लगाने पड़े हैं। वो सिग्नल हम तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा लेता है। जरा सोच कर देखिए, आप कोई मैसेज भेजे और जवाब 44 घंटे बाद आए। यह है इंसानियत का सबसे अकेला सफर, एक मशीन जो अंधेरे में अकेली चल रही है, हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी हमसे जुड़ी हुई है। प्लूटो एक वार्निंग, एक उम्मीद। तो दोस्तों, वॉयेजर ने प्लूटो को क्यों नहीं देखा? क्योंकि साइंस में हर मौके की एक कीमत होती है। टाइटन को चुनकर हमने लाइफ की संभावना वाली एक दुनिया को समझा और प्लूटो को बाद के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए छोड़ दिया। और जब हम प्लूटो गए सही वक्त पर, सही टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमें वो मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एक जीता जागता एक्टिव रहस्यमयी ग्रह। ये प्लूटो की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। इस ब्रह्मांड में हर वो जगह जिसे हमने बेकार या मुर्दा समझा, जब हम वहां पहुंचे तो हम गलत साबित हुए। मार्स पर पानी था, वीनस पर कभी महासागर थे, टाइटन पर मीथेन की नदियां हैं, और प्लूटो जिसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट कहकर डिसमिस कर दिया, वो आज भी सांसें ले रहा है। यह यूनिवर्स हमें बार बार याद दिलाता है, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा रहस्य यहाँ दफन है। और यही रहस्य, यही अनजानापन ही हमें आगे बढ़ाता है, खोजने पर मजबूर करता है, ऊपर देखने पर। प्लूटो एक प्लैनेट हो या ड्वार्फ प्लैनेट, ये डिबेट चाहे जो भी तय करे, लेकिन एक बात तय है, प्लूटो हमारा है,
हमारे सोलर सिस्टम का है, हमारी इस कहानी का हिस्सा है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नासा का टाइटन वाला फैसला सही था या प्लूटो को 30 साल पहले एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए और डीप डाइव्स आप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी।